फ्रेंड्स, बीए पार्ट 3 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत के उदारवादी उपागम पर चर्चा की थी। उसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने ये देखा था कि उदारवादी धारणा क्या है और उदारवादी धारणा की जड़ें कितनी पुरानी हैं, उनको 16वीं 17वीं शताब्दी तक पीछे जाकर ट्रेस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो प्रमुख थिंकर्स थे उनका नाम नोट किया था उदारवादी सिद्धांत में, जैसे इमैनुअल कांट, जॉन लॉक और टी.एच. ग्रीन का। उसके बाद हम लोगों ने इस बात को भी नोट किया था कि जब उदारवादी सोच को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अप्लाई किया जाता है तब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी सिद्धांत देखने को मिलता है। उदारवादी सिद्धांत को हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रेस किया था। सर्वप्रथम हम लोगों ने प्रारंभिक उदारवाद को लिया था, जो कि 1920 और 1930 के दशक में देखने को मिलता है। प्रारंभिक उदारवाद से अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और बहुत बड़े थिंकर नॉर्मन एंजल्स संबद्ध थे। उसके बाद उदारवादी सिद्धांत के डेवलपमेंट में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पीरियड देखते हैं और उसमें उदारवादी सिद्धांत को किस प्रकार से डेवलप किया गया था उसकी हम लोग सूची बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उदारवादी सिद्धांत को डेवलप किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसको रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसन ने 4 प्रमुख धाराओं में डिवाइड करके समझाया था। एक धारा थी समाजशास्त्रीय उदारवाद, दूसरी थी अंतर्निर्भरता उदारवाद, तीसरी थी संस्थात्मक उदारवाद और चौथी थी गणतंत्रात्मक उदारवाद। इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। उसके बाद हम लोग इसको इतना करने के बाद हम लोगों ने फिर नव उदारवाद यानी कि नियो लिबरलिज़म पे हम लोग आते हैं और नियो लिबरलिज़म को हम लोगों ने उस पर चर्चा की। नियो लिबरलिज़म जो आज का वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का युग है, उसमें नियो लिबरलिज़म की सोच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियो लिबरलिज़म वैश्वीकरण के इस युग में मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है और बताता है कि विश्व में अंतर निर्भरता है राज्यों में। और नव उदारवाद का ये मानना है कि गरीबी जो है तभी दूर हो सकती है, धन का जनरेशन तभी हो सकता है जब पूरे विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था हो। तो अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को या आर्थिक उदारवाद को नव उदारवाद बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इस पे हमेशा विवाद हो सकता है कि मुक्त व्यापार व्यवस्था ने विश्व को कितना लाभ पहुंचाया है और कितना लाभ नहीं पहुंचाया है, परंतु जो नव उदारवादी सोच है वो आज की भूमंडलीकरण के युग में एक प्रमुख सोच बन गई है। हालांकि
नव उदारवादी सोच की खामियां भी अब देखने को आ रही हैं कि मुक्त व्यापार व्यवस्था से उतना लाभ नहीं मिला है जितना लाभ क्लेम किया गया था, और ये देखने में आया है कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है, चाहे ये तुलना देशों के स्तर पर हो जाए और चाहे ये तुलना व्यक्तियों के स्तर पर हो जाए। उदारवादी सिद्धांत की इसी श्रृंखला में हम आज बहुलवादी सिद्धांत की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि बहुलवादी सिद्धांत भी एक उदारवाद की ही धारा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुलवादी सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत की ही एक शाखा है। बहुलवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य एकल पात्र नहीं है। गैर राज्यकर्ता जैसे व्यक्ति, समूह, संस्थाएं और संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख पात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की ये आवश्यकता है कि राज्यों के साथ साथ गैर राज्यकर्ता भी अपना योगदान दें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मात्र सरकारों के मध्य संपर्क नहीं होता है, बल्कि एक अंतर्निर्भर विश्व में राज्य और गैर राज्यकर्ताओं के मध्य भी नज़दीक का संपर्क होता है। बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं आर लिटिल, डी निकोल्स, ओ आर यंग, ए अंडरडाल, आर रोजक्रैंस और एस हॉफमैन। एक बार आपकी सहूलियत के लिए हम ये नाम फिर से रिपीट कर देते हैं। आर लिटिल, डी निकोल्स, ओ आर यंग, ए अंडरडाल, आर रोजक्रैंस और एस हॉफमैन। तो देखिए, बहुलवादी सिद्धांत जो है वो बहुलवादी सिद्धांत कोई अलग चीज़ नहीं है, वो उदारवाद की ही एक शाखा है, क्योंकि उदारवाद की ही तरह इसमें अंतर्निर्भरता की बात की गई है, यानी इंटरडिपेंडेंस। अंतर्निर्भरता का मतलब ये है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर हैं। एक तो इस बात की गई है। दूसरी जो जोर दिया गया है वो ये जोर दिया गया है कि राज्य के अतिरिक्त गैर राज्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदारवादी सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत से यहीं पर अलग हो जाता है कि यथार्थवादी सिद्धांत गैर राज्यकर्ताओं के पृथक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि उदारवादी सिद्धांत गैर राज्यकर्ताओं के पृथक अस्तित्व और स्वतंत्रता को स्वीकार करता है और कहता है वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य हैं महत्वपूर्ण। तो ये बहुलवादी सिद्धांत जो है, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में प्लूरलिस्ट थ्योरी बोलते हैं, इसको बहुलवाद इसीलिए ही बोला गया है क्योंकि ये राज्यों के अलावा अन्य इन गैर राज्यीय समूहों को भी स्वीकार करता है। ये बहुल दृष्टि से विश्व को देखता है या प्लूरल लेंस से विश्व की व्याख्या करता है। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी जो सिद्धांत होता है जिसकी
चर्चा की जाती है उसका जब तक आलोचनात्मक परीक्षण ना हो जाए तब तक आप सही माने में समझिए कि उसकी व्याख्या कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि उदारवादी सिद्धांत की क्या प्रमुखताएं हैं। अब हम देखेंगे कि उदारवादी सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, और सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यथार्थवादी विचारकों द्वारा क्या आलोचना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं यथार्थवादी विचारकों द्वारा की गई थीं। यथार्थवादी जैसे E.H. कार, हैंस जे मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन और आर्नोल्ड वॉल्फर्स के अनुसार उदारवादियों के विचार अत्यधिक आदर्शवादी हैं। कार के अनुसार इस बात का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्र राज्य सहयोग और शांति से रहना चाहते हैं। इसके विपरीत राष्ट्र राज्य के हितों का टकराव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत है। राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कतई सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके विरोधी हित शांति और सहयोग के सभी मार्गों को सीमित कर देते हैं। राष्ट्र राज्यों के आपसी हितों के टकराव उनको युद्ध की तरफ ढकेल देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसके सटीक उदाहरण हैं। E.H. कार ने अपनी पुस्तक द 20-year क्राइसिस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों और व्यक्तियों के मध्य कटु हितों के टकराव को उजागर किया है। जब हितों की बात आती है तो हम देखते हैं कि विकसित राज्य अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि गरीब राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अब यथार्थवादियों की क्या आलोचना है। देखिए, उदारवादी जो राज्य हैं वो शांति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, अंतर्निर्भरता की बात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत यथार्थवादी सिद्धांतकार रियलिस्ट थिंकर्स लगातार ये प्रूव करना चाहते हैं कि राज्यों में आपस में सहयोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनमें अपने राष्ट्रहित को लेकर लगातार संघर्ष बना रहता है, और इसी संघर्ष के चलते हुए वो अपने अपने हितों का संवर्धन करते हैं। यही हकीकत है। तो और इसी को प्रूव करने के लिए E.H. कार ने 20-year क्राइसिस, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में यूरोप में हुई थी, वो अपनी किताब लिखी थी। तो यथार्थवादी उदारवादियों की ये जो सोच है कि अंतर्निर्भरता है विश्व में और राज्य एक दूसरे के ऊपर जो है
निर्भर हैं, सहयोग करेंगे, शांति स्थापित होएगी, इसको सिरे से नकार देते हैं यथार्थवादी, ये आलोचना वो करते हैं। इसके बाद इसी क्रम में अभी हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने क्या कहा है। हैंस जे मॉर्गेनथाउ भी जो है वो क्लासिकी यथार्थवाद हैं या परंपरागत यथार्थवादी हैं। हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में शांतिपूर्ण अंतर्निर्भर सहयोगात्मक लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित विश्व की उदारवादी धारणा को ध्वस्त कर दिया है। मॉर्गेनथाउ का कहना है कि मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी और आत्म केंद्रित है। स्वार्थी मनुष्य कभी भी अपनी मूलभूत प्रकृति नहीं बदल सकता है। फलस्वरूप एक राज्य अपने ही हितों का संवर्धन करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के हितों की परवाह नहीं करता है। राज्य की इस प्रवृत्ति को मॉर्गेनथाउ गलत भी नहीं मानते हैं। एक राज्य का कर्तव्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करना है और अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य के संचालन में शासक नैतिकता के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। नैतिकता को निजी क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु राज्य संचालन में नहीं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति आधारित हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल मंत्र है और विभिन्न देश शांति और सहयोग के बजाय इस नीति का पालन करते हैं। यथार्थवादी जैसे E.H. कार, मॉर्गेनथाउ और वॉल्फर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे प्रमुख पात्र राज्य हैं। वे बहुलवादी सिद्धांत के इस विचार का खंडन करते हैं कि व्यक्ति, समूह और संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, चाहे हैंस जे मॉर्गेनथाउ हो, चाहे E.H. कार हो, चाहे आर्नल्ड वॉल्फर्स हो, इन सब ने सिरे से एक अंतर्निर्भर विश्व को अस्वीकार कर दिया है और ये मानने को तैयार नहीं है कि राज्य माफ़ करिएगा, ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि गैर राज्यकर्ता भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ राज्य और राज्य ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नैतिकता का राज्य संचालन में कहीं कोई भूमिका नहीं है। नैतिकता की निजी जिंदगी में भूमिका हो सकती है, महत्व हो सकता है, परंतु राज्य संचालन में नहीं हो सकता है। और हैंस जे मॉर्गेनथाउ की ये जो पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है, ये एक ग्रंथ माना जाता है यथार्थवादी सोच में और यथार्थवादी सिद्धांत में। तो इस प्रकार यथार्थवादी अपनी
आलोचना प्रस्तुत करते हैं। अब देख लेते हैं नव यथार्थवादियों को। नव यथार्थवादी जैसे केनेथ वॉल्ट्स इस बात को मानते हैं कि संस्थाएं अपने में महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि राष्ट्र राज्य या तो उनके माध्यम से कार्य करते हैं या उनकी सहायता लेते हैं। तो केनेथ वॉल्ट्स ने दूसरे तरीके से कहा है, जो गैर राज्य करता है, जो संस्थाएं हैं, उनको अपने में महत्वपूर्ण नहीं माना हुआ है। उनका ये कहना है कि उनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि राज्य उनका सहयोग ले लेते हैं बीच बीच में। नव यथार्थवादी बहुलवादियों के अंतर्निर्भरता वाले सिद्धांत को भी चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अंतर्निर्भरता के इस ऊपरी दिखावे के नीचे एक निरंतर चलने वाला शक्ति संघर्ष होता है। प्रगतिशील और शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति के लिए एक अंतर्निर्भरता का माहौल पैदा कर देते हैं। तो ये जो हम लोग इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, अंतर्निर्भरता की बात करते हैं, नव यथार्थवादियों के हिसाब से ये भी एक ऊपरी दिखावा है, क्योंकि इसके नीचे एक राज्यों के मध्य एक शक्ति संघर्ष पैदा होता है और ये ऊपर से बस एक माहौल बना दिया जाता है अंतर्निर्भरता का। यथार्थवादियों की आलोचना देखने के बाद अब हम देखेंगे कि मार्क्सवादियों ने किस प्रकार से उदारवादी सिद्धांत की आलोचना की है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स का कहना है कि जिस प्रकार उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के विचार को परिभाषित किया है, वो लोकतंत्र की पूंजीवादी विचारधारा है, जिसका उद्देश्य पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करना है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति का पर्याय पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बरकरार रखना है। नव मार्क्सवादियों ने वैश्वीकरण और मानवाधिकारों पर उदारवादी विचारों की आलोचना की है। इनका कहना है कि भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब के मध्य खाई बढ़ती ही है। इसी क्रम में वे मानवाधिकारों के विचार को भी पूंजीवादी स्वतंत्रता मानते हैं, जिसमें सर्वहारा की स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए, मार्क्सवादियों ने भी उदारवादी सिद्धांत को नकारा है और इन्होंने दूसरे ढंग से नकारा है। इन्होंने उदारवादी व्यवस्था को पूंजीपतियों की व्यवस्था बताया है, जिससे कि पूंजीपतियों का लाभ हो रहा है। और एक तरह से देखें, जो मैंने अभी कुछ समय पहले अभी अपना एक पॉइंट उठाया था कि आज के विश्व में ये देखने को मिल रहा है कि जो उदारवादियों द्वारा ये मुक्त व्यापार व्यवस्था की, फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो प्रचार किया गया था, उसके वो रिज़ल्ट्स मिले नहीं हैं जो अपेक्षित रिज़ल्ट्स थे। क्योंकि अगर आप देखें तो अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। तो मार्क्सवादियों की आलोचना कहीं हद तक सही होती है, कहीं हद तक ठीक है। अगर पूर्णतः नहीं है तो
कुछ हद तक जो है उनकी आलोचना को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो पूरा लिबरल सिस्टम था, जो उदारवादी सिस्टम था, और ख़ास तौर से ये जो नव उदारवादी सिस्टम था भूमंडलीकरण के युग में या वैश्वीकरण के युग में, जो नव उदारवादी सिस्टम था, इसने जो है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, उससे धन का केंद्रीकरण ही हुआ। राज्यों के स्तर पर भी धन का केंद्रीकरण हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ, और व्यक्तियों का भी जो है व्यक्तियों के स्तर पर भी धन का केंद्रीकरण हुआ। आज विश्व में आप देख लीजिए कि पूरे वैश्विक संसाधन को और राज्यों के किसी भी राष्ट्र राज्य के स्तर पर भी उस राज्य के संसाधन का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो देश का ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बहुत कम लोगों के हाथ में केंद्रित हो गया है। पावर और वेल्थ जो है वो लगातार कंसंट्रेट होती जा रही है। तो मार्क्सवादियों की आलोचना को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये एक हमको एक बहुत ही ज़मीनी दृष्टि देखने में सहयोग इससे मिलता है। अब एक और सिद्धांत है जिसको कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहा जाता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या विश्व व्यवस्था सिद्धांत के समर्थकों ने भी आलोचना की है उदारवादी सिद्धांत की। इन्होंने क्या आलोचना की है, थोड़ा सा इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के 3 प्रमुख समर्थक हैं जिनका नाम हमें याद रखना चाहिए। एक है इमैनुअल वैलरस्टीन, दूसरे हैं एंड्रे गुंडर फ्रैंक, और तीसरे हैं समीर अमीन। इमैनुअल वैलरस्टीन, एंड्रे गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन का दावा है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमीर औद्योगिक देश, जिन्हें मुख्य धारा के देश कहा जाता है यानी कि कोर स्टेट्स, और गरीब वंचित देश, जिन्हें हाशिए पर स्थित देश पेरिफेरल स्टेट्स कहा जाता है, के मध्य एक बहुत बड़ी खाई है। वैश्वीकरण और उससे जनित आर्थिक असमानता इस खाई के लिए जिम्मेदार है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरिस्ट ने जो है वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक कोर स्टेट्स जो है नाम दिया है, जो कि अमीर औद्योगिक देश हैं, और दूसरे पेरिफेरल स्टेट्स हैं जो कि गरीब वंचित हाशिए पर स्थित देश हैं, उनको कहा है। तो उन्होंने कहा है कि इन देशों में एक बहुत बड़ी खाई है और वैश्वीकरण ने उनके बीच जो आर्थिक असमानता है उसको बढ़ा दिया है। अब इतना सारा आलोचना देखने के बाद हमको थोड़ा सा एक कंक्लूड करना चाहिए कि नतीजा क्या निकलता है। उदारवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वर्तमान अवस्था एक उदारवादी आशावादी सोच को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जिसका आधार लोकतंत्र, शांति और अंतर्निर्भरता है। यथार्थवादियों और मार्क्सवादियों की निराशावादी सोच को विश्व के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा ठुकरा दिया गया है, जिनका दृढ़ विश्वास एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की
सार्थकता में है। तो देखिए, ऐसा है कि जो उदारवादी सोच है वो उदारवादी सोच अपने में ऐसा नहीं है कि पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उदारवादी सोच में कोई कमियां नहीं हैं, परंतु अगर आप उदारवादी सोच का विश्लेषण सूक्ष्म दृष्टि से करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उदारवादी सोच जो है एक आशावादी सोच है और एक प्रगतिशील सोच है। उदारवादी सोच बहुत व्यापक सोच है, क्योंकि आज जो पूरा वैश्विक संदर्भ है वो इतना ज़्यादा जटिल होता जा रहा है कि उसकी जटिलता को समझने के लिए जहाँ पर गैर राज्यकर्ताओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, उदारवादी सोच जो है अन्य सिद्धांतों के मुकाबले ज़्यादा व्यापक है और विश्व में अधिक से अधिक लोगों ने उदारवादी सोच का समर्थन किया है और उसको स्वीकार किया है। उसका प्रमाण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश अंतर्निर्भरता की बात कर रहे हैं और फ्री मार्केट इकोनॉमी की कमी होते हुए भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में करेक्शंस करते हुए लोग देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उदारवादी सोच का जो मॉडल है मेरी समझ से एक ऐसा मॉडल है जो कि अपनी कमियों के बावजूद, यथार्थवादियों और मार्क्सवादियों की आलोचनाओं के बावजूद ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत व्यापक है और इसमें आशा की किरण दिखाई देती है। और इस मॉडल में जो लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को खोला जा रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है और अंतर्निर्भरता की बात की जा रही है, सहयोग की बात की जा रही है, शांति की बात की जा रही है, ये हमको एक ऐसी किरण दिखाई देती है जो कि आशावादी है और ये बदलते हुए समय को, परिवर्तनशील समय को समझने में ज़्यादा सहायक होती है। तो फ्रेंड्स, ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का उदारवादी उपागम। इसको आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कोई दूसरा नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।